Hello everyone. We are going to start class 10th NCERT History Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe. तो एक बार ना आप इस फिगर को एक बार ध्यान से देख लो। अब इस फिगर के बारे में ही हम थोड़ा पढ़ने वाले हैं। तो देखो 1848 में फ्रेडरिक सोरियू ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। तो इन्होंने ना 4 प्रिंट्स बनाए थे। वो एक सीरीज थी जिसमें ना सोरियू अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज कर रहे थे। वो एक ऐसा दुनिया चाहते थे जिसमें सभी डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट रिपब्लिक्स हो। तो ये फर्स्ट प्रिंट जो इस फिगर में हमें दिखाया हुआ है ना, इसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को, मैनी ऑफ वुमेन, जितने भी अलग अलग एजेस के हैं, सोशल क्लासेस के हैं, तो वो सभी लोग एक लॉन्ग ट्रेन में मार्च कर रहे हैं और सभी लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज ऑफर कर रहे हैं, मतलब रिस्पेक्ट ऑफर कर रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जैसा कि इस इमेज में हम देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे, मतलब हमने पढ़ा है पहले भी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम्स पर ना आर्टिस्ट ने लिबर्टी को एक फीमेल फिगर की तरह दिखाया था। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि कैसे टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट उन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने एक हाथ में ली हुई है और दूसरे में एक चार्टर है जिसमें एक मैन के राइट्स को दिखाया हुआ है। इस फिगर में देखो सभी लोग इनको होमेज पास कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। तो एक हाथ टॉर्च है, दूसरे में चार्टर है और इनके सामने जो अर्थ है ना, सामने की धरती पे एक जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस होते थे ना, उनके रिमेन्स पड़े हुए हैं। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस कौन से होते थे? मतलब ये इस तरह की गवर्नमेंट या रूल के सिस्टम होते थे जिनके पास ना वो कोई भी पावर्स एक्सरसाइज कर सकते थे, कोई भी रोक नहीं थी उनके ऊपर। हिस्ट्री में ये टर्म यूजुअली मोनार्कियल गवर्नमेंट जो होती थी ना, जैसे जार निकोलस टू की गवर्नमेंट थी, ऐसे मोनार्क की जो गवर्नमेंट होती थी ना, जिनके पास सेंट्रलाइज्ड पावर होती थी, मिलिट्री होती थी और जो शोषण करती थी, रिप्रेसिव होती थी, इस तरह के पावर्स के लिए एब्सोल्यूटिस्ट वर्ड यूज किया जाता है। तो सोरियू का जो एक यूटोपियन विजन था, मतलब एक ऐसा सोसाइटी का विजन जिसमें जो आइडियल है सबके लिए, जिसका एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है, इतनी आइडियल है वो। तो सोरियू का जो ये यूटोपियन विजन था ना, तो इसमें दुनिया के लोग जो कि अलग अलग नेशन से थे, वो अपने फ्लैग से आइडेंटिफाई हो रहे थे और नेशनल कॉस्ट्यूम से आइडेंटिफाई हो रहे थे। इस फिगर में साफ दिख रहा है। और ये जो जुलूस इनका चल रहा था, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से काफी आगे इसको लीड कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। तो वो इस टाइम पर जब सोरियो ने ये फिगर बनाई थी तो वो एक नेशन की तरह एग्जिस्ट कर रहे थे। अब ये देखो इस जुलूस में दिख रहा है कि ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स और ये रहा स्विट्जरलैंड का जो लीड कर रहे हैं। अब फ्रांस, ये इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर से। तो ये जस्ट इस स्टैचू पर अभी पहुंचा है। ये देखो फ्रांस जस्ट अभी पहुंचा है। और फिर देखो उनको स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक ही पहुंचने वाले हैं जर्मनी के लोग, जो कि ब्लैक रेड और गोल्ड फ्लैग लिए हुए हैं। ये रहा देखो जर्मनी का फ्लैग, ब्लैक रेड गोल्ड। इंटरेस्टिंगली इसी टाइम पर देखो सोरियू ने जो ये इमेज बनाई थी ना, तो जर्मन लोग एक यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो इन्होंने जो फ्लैग लिया हुआ है ना, वो इनकी लिबरल होप्स का एक्सप्रेशन है जो 1848 में थी। जो ये चाहते थे ना कि अलग अलग जो जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज है वो एक नेशन स्टेट के अंदर आ जाए जो कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। अलग अलग जर्मन बोलने वाले लोग एक ही नेशन के अंदर आ जाए। तो जर्मन पीपल के बाद कौन है देखो इसमें, मार्च में ऑस्ट्रिया के लोग हो गए, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज हो गई, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी और रशिया। तो इस फिगर में दिखाया हुआ है कि हेवन से क्राइस्ट, सेंट्स और दूसरे एंजल्स इस सीन को देख रहे हैं। तो इनको यूज किया हुआ है, इनको मतलब दिखाया हुआ है कि ये आर्टिस्ट दिखा कैसे रहा है कि ये सभी लोग फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं, जो कि अलग अलग नेशंस है ना वर्ल्ड के बीच में, उनके बीच की फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज कर रहे हैं, भाईचारे को। तो इस इमेज में देखो ये क्राइस्ट, एंजल्स, इन सब ये सभी फ्रेटर्निटी को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम काफी इश्यूज को बारे में देखने वाले हैं जिसको सोरियो ने विजुअलाइज किया हुआ है फिगर में। तो 19th सेंचुरी के टाइम पर ना नेशनलिज्म एक ऐसी फोर्स बन के उभरा था जिसने ना काफी चेंजेस लाए हैं पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड, यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड में। और इसके जो एंड रिजल्ट हुए ना चेंजेस के, वो एक नेशन स्टेट की एमर्जेंस हुई है। पहले क्या होता था, पहले मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स होते थे यूरोप में, मतलब डायनेस्टीज कंट्रोल करती थी। अब एक नेशन स्टेट की इमरजेंस हुई है। और जो मॉडर्न स्टेट है ये, तो इसके अंदर के जो प्रैक्टिसेस है या इसका कंसेप्ट है, तो वो क्या है कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर होगी जो कि सोवरन कंट्रोल एक वेल डिफाइंड क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी के ऊपर एक्सरसाइज कर सकती है।
जैसे आज इंडिया में भी एक सेंट्रलाइज्ड पावर है, वो कुछ बाउंड्री के अंदर अपनी पूरी सोवरेन पावर एक्सरसाइज करती है, ऐसे ही। तो ये एक जो कंसेप्ट है ना, ये उस टाइम पर यूरोप में काफी टाइम से डेवलप होता चल रहा था। लेकिन एक नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट होता है जिसमें उसके सिटीजन्स की मेजोरिटी, ना सिर्फ रूलर्स बल्कि सिटीजन्स की मेजोरिटी भी, उनके अंदर एक कॉमन एक सेंस ऐसी होती है कि उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी है, सेम सी उनकी हिस्ट्री है, सेम से उनके पूर्वज रहे हैं, इस तरह की सेंस रहती है। और ये जो कॉमननेस है ना, ये हमेशा से नहीं रही, बल्कि ये लोगों ने एक्सेप्ट की है। ये लोगों के ऊपर ये तब आ गई थी जब वो एक स्ट्रगल्स के थ्रू, या फिर जो उनके लीडर्स कॉमन पीपल के एक्शन होते थे ना, इनके थ्रू वो एक हुए। तो ये चैप्टर जो है, ये अलग अलग डाइवर्स प्रोसेसेस जिनके थ्रू नेशन स्टेट्स और नेशनलिज्म 19th सेंचुरी यूरोप में आया था, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 2 of class 10th NCERT History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, The French Revolution and the Idea of the Nation। तो देखो, नेशनलिज्म की पहली झलक ना, या पहला एक्सप्रेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ 1789 में आया था। तो जैसा कि हमें पता है कि फ्रांस ना एक पूरी तरह से टेरिटोरियल स्टेट था, जो कि एक एब्सोल्यूट मोनार्क के कंट्रोल में आता था 1789 में। पॉलिटिकल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुए ना, इसके कारण सोसाइटी में सॉवरेनिटी आई। पहले मोनार्की थी, अब सॉवरेनिटी आ गई फ्रेंच सिटीजन्स की एक बॉडी के पास। तो अब रेवोल्यूशन से क्या हुआ? तो अब रेवोल्यूशन ने ये बात स्पष्ट कर दी थी कि अब नेशन जो है वो उसके लोगों से बनेगा, और वो ही उसकी डेस्टिनी, मतलब नेशन की किस्मत को डिसाइड करने वाले हैं। बिगिनिंग से ही जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज है ना, उन्होंने अलग अलग तरीकों से या प्रैक्टिसेस से एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कि हम सब एक है, इस तरह की सेंस क्रिएट करने की ना फ्रेंच लोगों में कोशिश की है। जो आइडियाज थे, जैसे कि ला पेट्री या फिर ला सिटोयन। ला पेट्री क्या हो जाता है? मातृभूमि का आइडिया, फादरलैंड बोल देते हैं उधर, फादरलैंड का आइडिया। ला सिटोयन क्या हो जाता है कि हम सब सिटीजन है, इस तरह का आइडिया। तो ये जो आइडियाज थे ना, इन्होंने एक यूनाइटेड कम्युनिटी का नोशन बनाया था, जो कि इक्वल राइट से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंजॉय करेंगे। तो अब देखो, पहले तो फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड होता था, मतलब कि रॉयल फ्लैग टाइप का। अब उसको रिप्लेस कर दिया था ट्राई कलर, नया फ्रेंच फ्लैग जो था उससे। और एक नई स्टेट्स जनरल को इलेक्ट किया गया एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा, और उसको बाद में नाम दे दिया नेशनल असेंबली। जैसे इंडिया में भी इस तरह से इलेक्शंस होते हैं ना। अब देखो, नेशन के नाम पे ही अलग अलग हिम्स को कंपोज किया गया, शपथ ली गई, और जो मार्टियर्स होते थे उनको भी याद किया गया। अब एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आ गया था, जिसमें यूनिफॉर्म लॉज थे सभी सिटीजन्स के लिए, जो भी उस टेरिटरी के अंदर अंदर रहते थे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज या फिर किसी का कोई ड्यूज रहते थे, उन सबको अबॉलिश करके एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया वेट्स और मेजर्स का फ्रांस में। और जो रीजनल डायलेक्ट्स, मतलब कि आम भाषा होती थी ना कुछ कुछ स्पेसिफिक जगहों की, जो रीजन जो नॉर्मल भाषाएं होती थी ना, रीजनल डायलेक्ट्स जो होते थे, उनको हटाकर अब फ्रेंच जो है ना, जो कि जैसे कि पेरिस में बोली है लिखी जाती है, वो वाली फ्रेंच अब कॉमन लैंग्वेज बन गई थी इस नेशन की। जो रेवोल्यूशनरीज है, इन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि अब ये मिशन है, या फिर फ्रेंच नेशन की डेस्टिनी है, कि पूरे जो लोग यूरोप के है ना, उनको तानाशाही से हमको ही फ्री करना है। दूसरे शब्दों में वो चाहते थे कि सभी यूरोप के जो लोग है ना, वो नेशंस में बदल जाए, नेशंस में रहने लगे। जब ये इवेंट्स की न्यूज फैलने लग गई कि फ्रांस में ये इवेंट्स हो रहे हैं अलग अलग सिटीज में यूरोप के, तो स्टूडेंट्स ने या फिर दूसरे मेंबर्स ने, जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास के थे ना, इन्होंने जकोबिन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। जकोबिन क्लब्स, इन सब के बारे में हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं। अब जो इनकी एक्टिविटीज या कैंपेन्स होते थे, इन्होंने फ्रेंच आर्मीज के लिए ना रास्ता बनाया कि वो पोलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में और इटली के भी काफी हिस्सों में 1790s में चले जाए। अब जब ये रेवोल्यूशनरी वॉर्स फैलने लग गई ना, तो फ्रेंच आर्मीज ना एक तरह से जो नेशनलिज्म का आइडिया था ना, ये बाहर ले गई, अब्रॉड में ले गई थी। अब देखो, अब नेपोलियन की बात करते हैं। तो नेपोलियन के पास जितनी बड़ी वो टेरिटरी थी ना उसके कंट्रोल में, तो नेपोलियन ने इसमें काफी रिफॉर्म्स सेट करने शुरू कर दिए थे, जो कि पहले से फ्रांस में लगाए हुए थे। अब वही रिफॉर्म्स बाकी की उसके टेरिटरी में उसको अप्लाई करने हैं। तो अब देखो, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि नेपोलियन के आने से डेमोक्रेसी फ्रांस में खत्म हो गई थी, अब फिर से मोनार्की आ गई थी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स में ना, जो रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स नेपोलियन ने लगाई है, तो उससे पूरा सिस्टम काफी ज्यादा तर्कशील, रेशनल बन गया है, और काफी एफिशिएंट हो गया है। जैसे देखो, एक सिविल कोड ऑफ 1804, इसको नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। तो इसने बर्थ के बेसिस पर जितने भी प्रिविलेजेस होती थी उनको हटा दिया, और इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टेब्लिश किया, और लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया। तो इस कोड को देखो,
फ्रेंच कंट्रोल्स के जितने भी रीजन्स थे उनमें सब में लगा दिया गया। डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में, इन सभी जगहों पर ना नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को और ज्यादा सिंप्लीफाई करके फ्यूडल सिस्टम हटाए और पीजेंट्स को सर्फडम और मेनोरियल ड्यूज जो होती है ना उनसे मुक्त किया। सर्फडम क्या होता है? जैसे सर्फ बन के, मतलब एक पीजेंट जो एक लैंड पे काम कर रहा होता है ना, इस तरह की स्थिति को जो मजबूर करके काम कराया जाता है स्लेव बना के पीजेंट को, ये हो जाती है सर्फडम। सर्फडम। अब मेनोरियल ड्यूज क्या होते हैं? जैसे कोई पीजेंट है, अब वो कोई फीस जो पे कर रहा है ना लैंडलॉर्ड को, ताकि उसको अधिकार मिल जाए उसके ही लैंड पे काम करने का और रहने का, तो ये हो जाते हैं मेनोरियल ड्यूज कि आप अगर ये सब फीस पे कर रहे हो तो आप स्वतंत्रता के साथ जी लो। तो इन सब चीजों को नेपोलियन ने हटा दिया था इन जगह से। टाउन्स में से भी नेपोलियन ने ना गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दी। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या होता है? जो रेस्ट्रिक्शंस ट्रेड पर या फिर मैन्युफैक्चरिंग पर किसी मर्चेंट पे, एसोसिएशन पे लगाई हुई हो ना, तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस को गिल्ड रेस्ट्रिक्शन कहते हैं। तो टाउन्स में से नेपोलियन ने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दी थी। अब ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते थे वो भी बेटर हुए हैं। पीजेंट्स, आर्टिसंस और वर्कर्स, नए बिजनेसमैन जो लोग होते थे ना, इन सभी ने न्यू फ्रीडम तो एंजॉय करी। बिजनेसमैन या फिर स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स जो होते थे ना, जो कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करते हो, तो इन्होंने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया था कि यूनिफॉर्म लॉज जो आ गए हैं, स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स जो यूज किए जा रहे हैं और कॉमन नेशनल करेंसी जो यूज हो रही है ना, इसके कारण गुड्स का एक्सचेंज और मूवमेंट बहुत इजी हो गया है। फैसिलिटी इनको मिली है इस तरह से, और अब एक्सचेंज हो सकता है गुड्स या कैपिटल का एक रीजन से दूसरे रीजन में इजीली। लेकिन देखो, जो एरियाज नेपोलियन ने कनकर किए थे ना, जीते थे, तो उसमें जो लोकल पॉपुलेशन रहती थी, तो उसमें ना फ्रेंच रूल के प्रति उनकी क्या रिएक्शन रही है, वो मिक्स थी। पहले पहले तो कई प्लेसेस पर, जैसे होलैंड या स्विट्जरलैंड हो गया, या फिर कुछ सिटीज जैसे कि ब्रजल, मैन्स, मिलान, वॉर्सो हो गए, तो इधर ना फ्रेंच आर्मीज को इस तरह से कह के वेलकम किया गया था कि आप लिबर्टी लाने वाले लोग हो। तो मतलब पहले पहले इनका स्वागत हुआ, लेकिन फिर बाद में नफरत में बदल गया, ये लोगों को शत्रुता आ गई, गुस्सा आने लग गया, क्योंकि देखो ये ना लोगों को क्लियर हो गया था कि ये जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स है ना, ये पॉलिटिकल फ्रीडम खा रहे हैं हमारी। अब टैक्स बढ़ रहा है, सेंसरशिप लगाई जा रही है, लोगों को फ्रेंच आर्मीज में जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा है, क्योंकि इनका मिशन ये है कि बचता हुआ यूरोप भी हमको कब्जाना है। तो इन सभी के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो आ रहे थे ना, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लोगों को पसंद आ रहे थे, लेकिन ये सब जो दिक्कतें थी, ये सब लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो इसके कारण थोड़ी सी लोगों के मन में हॉस्टिलिटी थी। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। चैप्टर का आगे का हिस्सा हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 3 of class 10th NCERT History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, The Making of Nationalism in Europe। तो देखो, अगर हम मिड 18th सेंचुरी के यूरोप के मैप को देखें ना, तो हमको पता लगेगा कि वहां पर कोई भी नेशन स्टेट्स जैसे कि आज एग्जिस्ट करते हैं ना, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इस तरह से, तब वहां पे कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था। जो आज के जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड है, ये किंगडम्स में डिवाइडेड थे, डचीज और कैंटन्स। इनमें जहाँ के जो रूलर्स होते थे ना, इनके पास अपनी अपनी ऑटोनॉमस टेरिटरीज होती थी, उसको वो रूल करते थे, मतलब इधर उन्हीं का अधिकार था पूरा, वो अपने आप कंट्रोल करते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था ना, वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, मतलब वहां पर मोनार्क के पास पूरी पावर है। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज में आता था, जो कि उसकी टेरिटरीज होती थी, जहां पर अलग अलग तरह के डाइवर्स लोग रहते थे। वो ना ऐसा नहीं देखते थे खुद को कि हमारे पास एक कलेक्टिव कोई आइडेंटिटी है या हमारा कोई कॉमन कल्चर है। अक्सर वहां के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे और अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। देखो एग्जाम्पल के तौर पे बताया हुआ है, जैसे कि हैब्सबर्ग एम्पायर है, जो कि ऑस्ट्रिया हंगेरी के ऊपर रूल करती थी उस टाइम की। तो उधर ना अलग अलग तरह के रीजन्स के लोग या पीपल रहते थे। तो इसमें अल्पाइन रीजन्स, जो कि टायरोल, ऑस्ट्रिया या सुडेन्टेनलैंड आ गया, बोहेमिया भी आ गया, तो इस तरह के जो रीजन्स है वो सब भी आ जाते थे। तो इधर अरिस्टोक्रेसी जो है ना, मतलब जो अरिस्टोक्रेसी क्या हो जाता है, जो एक थोड़ा सा ऊंचा वर्ग होता है ना, जिनके पास पावर होती है, या थोड़ा सा पैसे वाला ऊंचा वर्ग जो होता है ना, अरिस्टोक्रेसी उसको कहते हैं। तो जो अरिस्टोक्रेसी होती थी वो जर्मन स्पीकिंग थी, और इसमें देखो इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस भी आ जाते थे, लोम्बार्डी और वेनेशिया। हंगेरी की बात कर लेते हैं। हंगेरी में देखो आधी जो पॉपुलेशन थी वो मैग्यार बोलती थी, और जो बाकी जो आधी थी ना, वो अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, मतलब अलग अलग भाषाएं बोलती थी। गलीशिया में जो अरिस्टोक्रेसी थी, जो उच्चतम वर्ग था, ऊपर के लोग थे ना, अरिस्टोक्रेसी पोलिश बोलती थी गलीशिया में।
इसके अलावा देखो 3 डोमिनेंट ग्रुप्स थे जो कि इसी एम्पायर की बाउंड्री में रहते थे। तो इसमें से देखो जो काफी थे ना वो पीजेंट लोग थे, जो कि अधीन थे ना वो पीजेंट्स लोग थे। जैसे कि नॉर्थ में बोहेमियंस या स्लोवेक्स हो गए, कैर्नियोला में स्लोवन्स हो गए, साउथ में क्रोट्स हो गए, ईस्ट ट्रांसिल्वेनिया के ईस्ट में रोमन्स हो गए। अब देखो ये जो डिफरेंसेस थे ना तो इसके कारण एक सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी नहीं आ पा रही थी। एक तरह से जो लोग ये अलग अलग डाइवर्स ग्रुप के थे ना इनमें कुछ कॉमन था या कुछ जो इनको बांध के रख रहा था वो यही था कि ये सभी एम्परर जो था ना उनको डिवोटेड है, एक तरह से एम्परर ही इनको बांध के रख रहा था। तो किस तरह से नेशनलिज्म का आइडिया या नेशन स्टेट का आइडिया आया। अब देखो अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो सोशली बात करें या पॉलिटिकली, एक अरिस्टोक्रेसी जो थी ना वो इस कॉन्टिनेंट की यूरोप की डोमिनेंट क्लास होती थी। तो अरिस्टोक्रेसी के जो मेंबर्स थे वो किस तरह से यूनाइटेड थे, वो ना अलग अलग देखो रीजनल डिविजन्स जो भी हो वो एक कॉमन वे ऑफ लाइफ शेयर करते थे। उनका एक कॉमन वे ऑफ लाइफ था। किस तरह का देखो, कंट्री साइड में इनके पास स्टेट्स होती थी, मतलब जमीन होती थी गांव देहात के एरिया में, और टाउन हाउसेस भी होते थे। और हाई सोसाइटी के लोग या फिर डिप्लोमेसी के काम से फ्रेंच भी बोल लेते थे। इनकी फैमिलीज जो है ये मैरिज के टाइज से जुड़ी होती थी, मतलब इनके बीच इस तरह से रिश्ते होते थे अरिस्टोक्रेसी में। और ये जो पावरफुल अरिस्टोक्रेसी थी ना ये एक स्मॉल ग्रुप ही था, मतलब कम ही लोग थे अरिस्टोक्रेसी के, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। जो उस टाइम पर ज्यादातर लोग थे ना यूरोप के, मतलब जो मेजोरिटी थी पॉपुलेशन की वो पीजेंट्री थी, पीजेंट्स थे। वेस्ट में देखो काफी सारा जो लैंड था उसमें टेनेंट्स थे, मतलब किराए पे रहने वाले या फिर स्मॉल ओनर्स हो गए। या फिर अब ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या था, इधर लैंड होल्डिंग इस तरह से थी कि बड़ी बड़ी स्टेट्स है, मतलब बड़ा बड़ा लैंड है। अब उनको कल्टीवेट करते हैं सर्फ। सर्फ क्या होते हैं ये हम पिछले पार्ट में पढ़ के आए हैं, आपको बता देता हूँ। सर्फ मतलब एक लैंड है, उसमें कोई लैंड ओनर उसको सुपरवाइज कर रहा है और एक सर्फ उसमें काम करे जा रहे हैं, मतलब मजदूर जो कि स्लेव की तरह ही काम करे जा रहे हैं जब तक लैंड ओनर इस तरह चाह रहा है। अब देखो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ हुई या ट्रेड की ग्रोथ हुई, तो इसका मतलब टाउन्स भी ग्रो करेंगे और अलग अलग कमर्शियल क्लासेस जो आने वाली है तो वो सभी मार्केट की प्रोडक्शन पर डिपेंड करेगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में शुरू हो गई थी 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में, लेकिन फ्रांस या फिर जर्मनी के पार्ट्स में ना ये 19th सेंचुरी में ही हुई। अब इसके परिणाम स्वरूप अलग अलग सोशल ग्रुप्स आ गए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के थ्रू। एक वर्किंग क्लास पॉपुलेशन बनी, एक मिडिल क्लास बनी जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स होते थे। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप्स थे ना ये थोड़े कम थे लेट 19th सेंचुरी तक। अब देखो एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास होते थे ना तो उनके अंदर नेशनल यूनिटी के जो आइडियल्स थे ना वो आते जा रहे थे, जो कि क्योंकि देखो वो अरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो थी ना उनको हटाना चाहते थे। उनको हटाने की पॉपुलैरिटी भी इन्हीं लोगों के अंदर आई थी। अब नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है देखो, जो आइडियाज थे ना नेशनल यूनिटी के ये 19th सेंचुरी के, अर्ली 19th सेंचुरी के यूरोप में ये लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी थे ना उससे काफी लिंक्ड है। अब लिबरलिज्म जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिबर से आता है। लिबर का मतलब होता है फ्री करना, फ्री। तो जो नई मिडिल क्लास लिबरलिज्म, जो न्यू मिडिल क्लासेस जो थी ना वो लिबरलिज्म चाहती थी, वो फ्रीडम चाहती थी इंडिविजुअल की, कि सभी लॉ के आगे इक्वल हो, उनकी इस तरह की इच्छा थी। पॉलिटिकल भी देखो एक इस एम्फेसिस इस तरह का था कि एक गवर्नमेंट बाय कंसेंट, मतलब कि हम वोट करें, हमारे कंसेंट से गवर्नमेंट आए, तो इस तरह का एम्फेसाइज कर रहे थे लोग। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही देखो, लिबरलिज्म को हमेशा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से इसका मतलब ऑटोक्रेसी का एंड हो और जो क्लैरिकल प्रिविलेजेस मिलते हैं, मतलब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर क्लास 9 में पढ़ा था ना 3 क्लासेस होती है, नोबिलिटी, क्लर्जी और थर्ड स्टेट। तो क्लर्जी को जो प्रिविलेजेस मिलते हैं ना उनका एंड हो और ऑटोक्रेसी का एंड हो, जो एक व्यक्ति के हाथ में पावर आ जाती है उसका एंड हो, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और साथ ही साथ गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाए। इस तरह की बातें लिबरलिज्म से जोड़ी जाती थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। अब 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे ना वो ये भी चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हो लोगों के पास, प्राइवेट प्रॉपर्टी की वायलेशन ना हो, जिसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो उसके पास रहे। अब देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ का अक्सर हमेशा मतलब ये नहीं होता कि वो यूनिवर्सल सफरेज की बात करें। यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है ये भी हम पढ़ा है पहले की क्लासेस में, मतलब सभी को वोट का अधिकार, ये हो जाता है यूनिवर्सल सफरेज, राइट टू वोट सबको। अब देखो रेवोल्यूशनरी फ्रांस में जो कि
लिबरल डेमोक्रेसी के लिए वहां पर पहला पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो राइट जो है ना, वोट का राइट, एक तरह से प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को मिल गया था कि आप वोट कर सकते हो और इलेक्ट भी हो सकते हो, इलेक्ट कर भी सकते हो। अब जो व्यक्ति के पास, जो जिस मैन के पास प्रॉपर्टी नहीं है, और सभी वुमेन को पॉलिटिकल राइट से एक्सक्लूड कर दिया गया। सिर्फ देखो जैकोबिन्स की जब थोड़े से टाइम के लिए गवर्नमेंट आई थी ना, तभी सभी एडल्ट मेल्स को बेशक प्रॉपर्टी हो या ना हो, उनको सफरेज मतलब राइट टू वोट का अधिकार मिल गया था। लेकिन फिर देखो नेपोलियनिक कोड आ गया, तो फिर से लिमिटेड सफरेज हो गई। इसमें क्या हुआ, इसमें विमेन को फिर से माइनर का स्टेटस मिल गया। विमेन को माइनर का स्टेटस मिल गया, तो अब वो देखो अपने फादर्स और हस्बैंड की अथॉरिटी का सब्जेक्ट है, मतलब अब वो अपने फादर्स और हस्बैंड्स के अधीन है, वो देखेंगे उनको। अब 19th सेंचुरी से और अर्ली 20th सेंचुरी से ना वुमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन, उन्होंने एक ओपोजिशन मूवमेंट चलाई है, ऑर्गेनाइज किए है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मांगने के लिए कि हमको भी पॉलिटिकल राइट्स बराबर मिले, हम भी वोट करें। अब इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो लिबरलिज्म हमेशा मार्केट की फ्रीडम की भी बात करता है, और जो स्टेट रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है गुड्स या कैपिटल की मूवमेंट पर, इसको भी हटाने की बात करता है इकोनॉमिक स्पेयर के बात से देखें तो। अब 19th सेंचुरी में ना एक स्ट्रॉन्ग डिमांड आती जा रही थी मिडिल क्लासेस में। तो अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू हम थोड़ा सा समझते हैं। जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में देखो जो फर्स्ट 19th सेंचुरी के पहले हाफ में हुआ ना, उसका एग्जांपल ले रहे हैं। अब नेपोलियन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, तो इन सभी ने ना 39 स्टेट्स की अलग अलग रियासतों को जोड़कर एक कन्फेडरेशन मतलब एक संघ बना दिया था नेपोलियन ने। मतलब एक जो इतना बड़ा देश बनाया था ना, उसमें 39 स्टेट्स थी। अब इसमें हर एक के स्टेट की अपनी करेंसी थी, अपने अपने वेट्स या मेजर्स वो यूज करता था। तो अब एग्जांपल देखो, एक मर्चेंट जो है 1833 में हैमबर्ग से न्यूरमबर्ग के लिए ट्रेवल कर रहा है अपने गुड्स को बेचने के लिए, तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स आए बीच में, और उसको देखो कस्टम ड्यूटी जो है ना लगभग 5% की हर एक बैरियर पर देनी पड़ी है। अब जो देखो ड्यूटीज है, ये हमेशा किस तरह से लगाई जाएगी, वो जिस उस स्टेट के वेट या मेजरमेंट का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग लगेगी। अब हर एक रीजन का अपना अपना वेट और मेजर्स का सिस्टम है, तो उसको कैलकुलेट बार बार करना पड़ता था, तो इसमें भी टाइम लगता था। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक क्लोथ को मेजर करना है, तो एलए में मेजर किया, तो एक रीजन में एलए की एक लेंथ है, दूसरे रीजन में एलए की एक लेंथ है। अब टेक्सटाइल मटेरियल किसी ने फ्रैंकफर्ट में खरीदा है, तो उसको एलए के लिए देखो कितना मिलेगा, 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ मिल जाएगा उस एलए में। अगर मेंस में खरीद लेगा, मतलब ये अलग अलग जगह पर एलए की वैल्यू इस तरह से चेंज हो रही है। फ्रैंकफर्ट में ये थी, मेंस में 51.5 सेंटीमीटर मिल जाएगा, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर मिलेगा, और फ्रीबर्ग में 53.35 सेंटीमीटर मिलेगा। तो इस तरह की जो कंडीशंस थी ना, इसको लोग एक तरह से इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ में ऑब्स्टेकल की तरह देखा जाता था नई कमर्शियल क्लासेस के द्वारा, और ये चाहते थे कि एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बन जाए जिसमें ना मूवमेंट हो सके गुड्स की भी, लोगों की, कैपिटल की, इस तरह की कोई भी बैरियर्स बीच में ना आए, दिक्कतें ना आए। तो 1834 में एक कस्टम यूनियन या फिर कह लो आप जोल्वरिन उस भाषा में, ये बनाई गई थी, और इसका इनिशिएटिव लिया था प्रूशिया ने, और इसको काफी जर्मन स्टेट्स ने भी ज्वाइन कर लिया था। तो ये जो यूनियन थी ना, अब इसने टैरिफ बैरियर्स को हटा दिया, अबॉलिश कर दिया, और जो करेंसीज थी 30 होती थी, अब सिर्फ दो करेंसीज है, इतना रिड्यूस भी कर दिया। तो अब देखो एक रेलवे का नेटवर्क भी बनने लगा, तो इसके कारण मूवमेंट और इजी हो गई, इकोनॉमिक इंटरेस्ट आने लग गए। तो इस तरह से नेशनल यूनिफिकेशन में, मतलब देश को एक करने में इसने भी काम किया है। तो एक ना इकोनॉमिक नेशनलिज्म की लहर सी चल पड़ी थी, तो इसके कारण जो अलग अलग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स उस टाइम पर बढ़ रहे थे ना, वो और बढ़ने लग गए थे। तो इसी के साथ अभी हम चैप्टर का ये वाला पार्ट कंक्लूड करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 4 of class 10th NCERT History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, A New Conservatism After 1815। तो देखो नेपोलियन की डिफीट हो गई थी 1815 में, उसके बाद ना यूरोपियन गवर्नमेंट्स जो थी वो एक कंजर्वेटिज्म की स्पिरिट से चलने लगी थी। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, ये एक ऐसी पॉलिटिकल फिलोसफी होती है जो कि ना ट्रेडिशन से कुछ चलता आ रहा हो, उस ट्रेडिशन की इंपॉर्टेंस को ज्यादा स्ट्रेस करती है। जैसे कि कोई पहले से पारंपरिक संस्था चलती आ रही हो या फिर कुछ कस्टम्स चलते आ रहे हो, तो इस तरह की जो चल रही होती है ना चीजें, उसको ज्यादा सपोर्ट करती है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट, धीरे धीरे से चेंजेस आए, उसको सपोर्ट करती है, क्विक चेंज को सपोर्ट नहीं करती। तो देखो नेपोलियन की डिफीट के बाद ये यूरोपियन गवर्नमेंट्स में कंजर्वेटिज्म ज्यादा चल रहा था। तो जो कंजर्वेटिव्स लोग होते थे ना,
इनका मानना था कि कुछ जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट या सोसाइटी में पहले से सेटअप हो रखे हैं ना, जैसे कि मोनार्की पहले से सेटअप है, चर्च हो गया, सोशल हिरार्कीज, कोई एक बड़ा है कोई छोटा है, ये जो सोशल हिरार्कीज बनी हुई है, प्रॉपर्टी, फैमिली, फैमिली में एक ऑर्डर होता है, वो सब छेड़ना नहीं चाहिए, उनको सबको प्रिजर्व करना चाहिए। तो काफी जो कंजर्वेटिव्स थे ना, ये इस बात का तो सपोर्ट नहीं करते थे कि जो रेवोल्यूशन हुई थी ना, उस रेवोल्यूशन से पहले के दिन अच्छे थे तो वैसी सोसाइटी हो जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि उनको ऐसा लगने लग गया था कि जो चेंजेस नेपोलियन भी लाए हैं ना, जो मॉडर्नाइजेशन जो नेपोलियन ने की है, ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि मोनार्की है, उनको स्ट्रेंथ ही कर रही है, ये प्री रेवोल्यूशनरी डेज की बात नहीं कर रही थी। तो इनका मानना था कि नेपोलियन के जो चेंजेस है ना, ये स्टेट पावर को ज्यादा इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एक मॉडर्न आर्मी जो है, एक अच्छी एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी है, डायनामिक इकोनॉमी है, फ्यूडलिज्म हट चुका है, सर्फडम हट चुकी है, सर्फडम मैं पिछले बार आपको बता आया हूँ। तो ये सब हटने से ना, ऑटोक्रेटिक पावर्स जितनी भी है, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो है यूरोप की, वो स्ट्रेंथ ही मिलेगी उनको, वो बेटर ही होंगी। तो 1815 में क्या हुआ देखो, यूरोपियन पावर के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, इन सभी ने कलेक्टिवली नेपोलियन को डिफीट किया था। तो ये सब ना वियना पे मिलते हैं ताकि वो यूरोप के लिए एक समझौता, सेटलमेंट बना सके। तो जो कांग्रेस थी ना, मतलब ये जो मिले थे ना ये लोग, ये कांग्रेस, इसको होस्ट कौन कर रहे थे, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। तो ये जो डेलीगेट्स थे, अब डेलीगेट्स, डेलीगेशन तो आप समझते हो ना, जैसे कुछ लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो लोग चुने जाते हैं, तो उस तरह से उन प्रतिनिधियों का समूह बना के जो भेजा जाता है, वो होती है डेलीगेशन, और इसके मेंबर्स जो होते हैं वो डेलीगेट्स। तो जो डेलीगेट्स उस टाइम पर वियना पे मिले थे, तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना बनाई 1815 की। और इसका मकसद क्या था, जो चेंजेस यूरोप में आए हैं ना नेपोलियन की वॉर्स के कारण, नेपोलियनिक वॉर्स के कारण, इन सबको हटाना, इन सबको वापस पहले जैसा करना। तो देखो जैसे बॉर्बन डायनेस्टी जो थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम इसको हटा दिया गया था, इट वाज डिपोज्ड, तो इसको वापस पावर में लाया गया, चेंज हुआ ना ये। और फ्रांस ने देखो, फ्रांस के तो नुकसान ही हुआ है क्योंकि नेपोलियन ने कुछ टेरिटरीज कब्जाई थी, तो फ्रांस ने वो सभी टेरिटरीज खो दी। अब देखो, फ्रांस के बॉर्डर्स पे ना, फ्रांस की बाउंड्रीज पर कई स्टेट्स इस्टेब्लिश कर दिए गए ताकि अब फ्रेंच एक्सपेंशन फ्यूचर में ना हो, इसका डर हट जाए। तो इसीलिए देखो, किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, जिसमें बेल्जियम भी आ जाता था, इसको नॉर्थ में सेट कर दिया फ्रांस के। जेनोआ को देखो पीडमोंट में ऐड कर दिया साउथ में। प्रूशिया जो है, इसको नई टेरिटरीज दे दी फ्रांस के वेस्टर्न फ्रंटियर, वेस्ट इसके वेस्टर्न फ्रंटियर पर। और ऑस्ट्रिया को दे दिया कंट्रोल नॉर्दर्न इटली का। लेकिन जो जर्मन कन्फेडरेशन, पिछले पार्ट में पढ़ा है ना कि नेपोलियन ने कई सारी छोटी रियासतों को कब्जा कर एक बड़ी कन्फेडरेशन बनाई थी जिसमें 39 स्टेट्स थे। तो वही जो जर्मन कॉन्फेडरेशन जिसमें 39 स्टेट्स थे जो नेपोलियन ने बनाई थी, इसको नहीं छेड़ा गया बिल्कुल भी। ईस्ट में रशिया को देखो पोलैंड के पार्ट्स दे दिए गए। अब प्रूशिया को दे दिए सक्सोनी के कुछ पोर्शंस। अब जो मेन इंटेंशन था ना, वो यही था इन सब चीजों का कि जो मोनार्कीज रिस्टोर करनी है। नेपोलियन ने जो मोनार्कीज हटा दी थी, अब उनको रिस्टोर करना है, वापस लाना है, और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर बनाए यूरोप में। इन सबका मकसद ये था। अब कंजर्वेटिव रेजिम्स जो थे, ये 1815 में जो सेटअप किए गए, ये सब ऑटोक्रेटिक थे, मतलब एक व्यक्ति के पास पावर होती थी। तो वो जो क्रिटिसिज्म आता था या फिर उनको कोई लोग निंदा करते थे, मतभेद होता था, तो वो इस सब को टॉलरेट नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सभी एक्टिविटीज को दबाने की कोशिश की, जो भी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की लेजिटिमेसी, मतलब कि ये होनी चाहिए, वैधता को क्वेश्चन करते हैं, इनको दबाने की कोशिश की। तो इन्होंने सेंसरशिप लॉज भी लगा दिए ताकि न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में, प्लेज में, सॉन्ग्स में क्या छपा जा रहा है उसको कंट्रोल कर सके। जो भी आइडियाज ना लिबर्टी फ्रीडम के, उनको रोकने के लिए, क्योंकि वो इसमें छापा जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड आइडियाज थे ये। अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मेमोरीज थी ना, ये आज भी लिबरल्स को इंस्पायर तो करती है। अब देखो, एक जो मेजर इशू, लिबरल नेशनलिस्ट, लिबरल नेशनलिस्ट कौन होते हैं, जो कि कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इनका मेन इशू क्या था, फ्रीडम ऑफ प्रेस। द रेवोल्यूशनरीज। अब 1815 के बाद के ईयर में ना, काफी जो ये लिबरल नेशनलिस्ट थे, ये अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि इनको इनके खत्म होने का डर था, रिप्रेशन का डर था। तो सीक्रेट सोसाइटीज जो है कई यूरोपियन स्टेट्स में रेवोल्यूशनरीज को ट्रेन करने के लिए उभरने लगी, फैलने लगी उस टाइम पर, और वो अपने आइडियाज को भी फैलाने लगी। तो उस टाइम पर रेवोल्यूशनरी होने का मतलब क्या होता था, तो रेवोल्यूशनरी होने का मतलब ये होता था कि वो एक ऐसी कमिटमेंट के साथ चल रही है कि हमको ना मोनार्कियल फॉर्म्स को ओपोज करना है। जो भी वियना की कांग्रेस थी ना, हमने पढ़ा ट्रीटी ऑफ वियना वगैरह, तो ये जो वियना कांग्रेस में ये जो बातें कही गई है, मोनार्कियल फॉर्म्स जो इस्टेब्लिश की गई है, इनको अपोज करना है और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना है हमको।
तो उस टाइम पर रेवोल्यूशनरी होने का मतलब ये होता था। तो काफी जो रेवोल्यूशनरीज थे ना, इनको लगता था कि नेशन स्टेट्स तक की अगर क्रिएशन हो जाएंगी तो ये ना एक फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल का बहुत ज्यादा नेशनल वो बहुत ज्यादा नेसेसरी पार्ट है। तो एक ऐसे इंडिविजुअल जो कि इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, वो थे जूसेप्पे मजीनी। जूसेप्पे मजीनी, इनका जन्म देखो 1805 में जेनोवा में हुआ था, और ये एक कार्बोनरी की सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बन गए थे। जब ये सिर्फ 24 साल के मतलब यंग आदमी थे ना, तभी इनको 1831 में एग्जाइल पर भेज दिया गया। क्योंकि एग्जाइल आप समझते हो ना, वो देश से दूर रहने की स्थिति, जैसे भगवान राम भी गए थे, तो ऐसे इनको एग्जाइल पर भेज दिया गया 1831 में, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन का अटेम्प्ट कर रहे थे, लुगेरिया में रेवोल्यूशन करवा रहे थे। तो फिर देखो, इन्होंने दो और अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई। पहली कौन सी थी? यंग इटली इन मार्जलेज। दूसरी कौन सी थी? यंग यूरोप इन बर्नी। तो इनके जो मेंबर्स होते थे वो लाइक माइंडेड यंग मैन, मतलब इनके जैसी सोच वाले यंग मैन होते थे, जो कि पोलैंड, फ्रांस, इटली या जर्मन स्टेट्स के होते थे। अब मजीनी का ना ऐसा मानना था कि भगवान जो है, गॉड की इच्छा ये है कि नेशंस बन जाए, मैनकाइंड की नेचुरल यूनिट्स नेशन बन के उभरे, सब लोग उसमें रहने शुरू कर दे। अब इटली जो है, इटली हमने इटली जो है कई स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स का पैच वर्क था, मतलब घुल मिल के रहते थे कई सारे स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स। तो इनका मानना था कि अब ये जो इटली का रीजन है ना, इस सभी को एक यूनिफाइड रिपब्लिक बना देना चाहिए, जिसमें कई सारे नेशंस की अलायंस हो। तो ये अगर यूनिफिकेशन हो जाएगी ना, तो ये एक तरह से इटालियन लिबर्टी का आधार बनेगा। तो यही मॉडल फॉलो किया गया, और सीक्रेट सोसाइटीज जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी बना दी गई। मजीनी ना बहुत ज्यादा अपोज करते थे मोनार्की को, और उनका जो विजन था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स बनाए जाए, तो ये कंजर्वेटिव्स को डराता था। अब मेटरनिच ने उनको कैसे डिस्क्राइब किया? मेटरनिच कहते थे कि ये ना बहुत ज्यादा खतरनाक एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 5 of class 10th NCERT History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, The Age of Revolutions 1830 to 1848। तो देखो, कंजर्वेटिव रेजिम्स जो सेट कर दिए गए थे, मतलब ला दिए गए थे, अब वो ना अपनी पावर को मजबूत करना चाह रहे थे। तो अब इस टाइम पर लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, ये जो दो भावनाएं है ना, इनको रेवोल्यूशन से जोड़कर देखा जाता था। यूरोप के कई रीजन्स, जैसे कि इटालियन या जर्मन स्टेट्स हो गए, ओटोमन एम्पायर के प्रिंसेस, ओटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस हो गए, आयरलैंड और पोलैंड, इन सभी जगह पर ना नेशनलिज्म और लिबरलिज्म जो था, इसको रेवोल्यूशन से जोड़कर देखा जाता था। अब इन रेवोल्यूशंस को करता कौन था, चलाता कौन था? इनको चलाते थे लिबरल नेशनलिस्ट, जो कि बिलोंग करते थे एजुकेटेड मिडिल क्लास एलिट से। तो इनमें प्रोफेसर होते थे, स्कूल टीचर्स होते थे, क्लर्क्स और कमर्शियल मिडिल क्लास जो था ना, उसके मेंबर्स होते थे। तो सबसे पहले अपहेवल, मतलब थोड़ा विरोध, उथल पुथल, लड़ाई वगैरह कहाँ पे हुई थी? वो सबसे पहले हुई थी फ्रांस में, जुलाई 1830 में। तो बर्बन फैमिली को देखो आप, हमने पढ़ा था ना पिछले पार्ट में कि बर्बन फैमिली को रिस्टोर कर दिया गया था 1815 के बाद। तो अब इनको ना ये जुलाई 1830 में क्या हुआ, इसको ना हटा दिया लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने, और फिर इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल कर दी, जिसको हेड कौन कर रहे थे? लुइस फिलिप। लुइस फिलिप इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हेड कर रहे थे। तो मेटरनिच की ना एक फेमस स्टेटमेंट है, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब जब फ्रांस को छींक आती है ना, तो बचे हुए यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो ये जो जुलाई की रेवोल्यूशन हुई थी ना, तो इसने ब्रसल्स में भी एक विरोध सा स्पार्क कर दिया था, तो जिसके कारण बेल्जियम भी जो है ना, वो नेदरलैंड की यूनाइटेड किंगडम से टूट गया था। अब बेल्जियम भी अलग हो गया था। तो ये ना एक इवेंट थे जिसने ना नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है ना, यूरोप के एजुकेटेड एलिट में बढ़ा दी थी। और वो इवेंट कौन सा था जिसने मतलब बढ़ाई थी ये फीलिंग्स? वो थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने ये नेशनलिस्ट फीलिंग बढ़ाई थी यूरोप में। तो ग्रीस जो है ना, वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहा है 15th सेंचुरी से ही। अब देखो, जो रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म यूरोप में बढ़ा है ना, तो इसने ग्रीक्स के मन में भी एक फीलिंग जगा दी थी कि इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना है। तो ये सब स्ट्रगल शुरू हो गया था 1821 से ही। अब नेशनलिस्ट जो थे ना ग्रीस के अंदर, अब उनको दूसरे ग्रीक लोगों का भी सपोर्ट मिल गया, जो कि एक्साइल में रह रहे थे। और सपोर्ट कहाँ से भी मिला? वेस्ट यूरोपियन से भी मिल गया, जो थोड़ा सा ना सिंपैथी रखते थे एंशियंट ग्रीक कल्चर के लिए। अब पॉइट्स और आर्टिस्ट जो थे ना, इन्होंने भी ग्रीस की तारीफ की है। ये कहते थे कि, इन्होंने कैसे तारीफ की? इन्होंने बताया ग्रीस को कि आप ही हो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब क्रेडल क्या होता है? क्रेडल मतलब बच्चों का पालना। तो यूरोपियन सिविलाइजेशन एक तरह से आप ही ने पाली है। आप क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ऐसे कहा ग्रीक्स को। और
लोगों का सपोर्ट भी जो है ना आने लग गया था इनके स्ट्रगल के अगेंस्ट। जो मुस्लिम एम्पायर था ना, ओटोमन एम्पायर, तो एक मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट जो स्ट्रगल कर रहे थे ना, इसके लिए लोगों का सपोर्ट भी मिलने लग गया था। तो इंग्लिश पोइट हुए हैं लॉर्ड बायरन, इन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज करे थे और फिर बाद में ये भी वॉर के लिए चले गए थे, जहां पर इनकी मृत्यु 1824 में फीवर के कारण हो गई थी। अब फाइनली जो एक ट्रीटी है, याद रखने ना, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 की है, तो इसने रिकॉग्नाइज किया था ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह। तो अब इस पैराग्राफ में हमने पूरा क्या पढ़ा है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। अब द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, तो ये जो नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा था ना, ये सिर्फ वॉर या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, मतलब जो लोग कब्जा करते जा रहे हैं उसके थ्रू नहीं आता गया ये नेशनलिज्म। कल्चर ने भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया एक आइडिया ऑफ नेशन को प्रमोट करने में। कल्चर जैसे कि आर्ट या पोएट्री हो गई, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सभी ने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में और शेप करने में बहुत मदद की है। अब हम रोमांटिसिज्म के बारे में देखेंगे। ये क्या था, ये कल्चरल मूवमेंट था जो कि ना नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बढ़ा रहा था, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बढ़ा रहा था। अब जो रोमांटिक आर्टिस्ट या पोइट्स होते थे ना, ये साइंस की, तर्क की, इस तरह की बातों का ना क्रिटिसिज्म करते थे, विरोध करते थे, और किस चीज को प्रमोट करने की कहते थे। ये इनका फोकस रहता था इमोशंस पे, इंट्यूशन पर या मिस्टिकल फीलिंग्स पर, मतलब मन की बात, कुछ अंदर से बात आ रही हो, उस पर ज्यादा फोकस रहता था साइंस की जगह। तो इनका एफर्ट क्या था, इनका एफर्ट था कि ना एक कलेक्टिव हेरिटेज है हमारा, एक सा इतिहास रहा है हमारा, इस तरह की सेंस को प्रमोट करे, एक कॉमन कल्चरल पास्ट रहा है, तो इस तरह से ये सब बातें बन जाए एक बेसिस ऑफ अ नेशन, ये सब बातें एक नेशन का आधार बने। अब दूसरे भी रोमांटिक्स है, जैसे कि जर्मन फिलोसोफर हो गए, इनका नाम है जोहान गोटफ्रीड हर्डर। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ट्रू जर्मन कल्चर जो है ना, उसको कॉमन पीपल में, उनमें ढूंढना पड़ेगा। कॉमन पीपल को और क्या कह रहे हैं, देखो, दास वॉक, तो फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री या फोक डांस जो है ना, इसके थ्रू जो है ना, जो ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन है उसको पॉपुलराइज किया गया। ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन क्या है, वॉक्स जीस्ट। तो इसीलिए अगर ये अलग अलग तरह की फोक कल्चर्स को कलेक्ट करके रिकॉर्ड करेंगे, तो ये ना नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप होगा। तो एक फोकस देखो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पर भी रहा, जैसे इंडिया में कई वर्नाकुलर लैंग्वेजेस है, हरियाणवी हो गई, या किसी जगह पर कोई और भाषा बोली जाती है ना, तो ये सब स्थानीय भाषाएं जो होती है। तो एक फोकस रहा स्थानीय भाषाओं पर भी और लोकल फोकलर फोकलोर पर भी, क्योंकि ये एंशियंट नेशनल स्पिरिट जो रही है उसको तो रिकवर करती है, लेकिन साथ ही साथ मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज भी जो है ना, वो एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि लार्ज ऑडियंस उस टाइम पर इलिटरेट थी, तो उनको अपनी वर्नाकुलर भाषा ही समझ आएंगी, मतलब अपने स्थानीय भाषा। तो एक ये भी इसका बेनिफिट है। और ये केस ना थोड़ा वर्नाकुलर लैंग्वेजेस वाला पोलैंड में ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जो पार्टीशन यहाँ पे हुआ था ना 18 सेंचुरी के एंड में, पार्टीशन किसने किया था, ग्रेट पावर्स ने, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। तो यहाँ पर पार्टीशन हुआ था। तो अब पोलैंड जो है वो एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी की तरह तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, लेकिन नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है ना, नेशनल फीलिंग्स, ये आज भी उधर म्यूजिक या लैंग्वेज के थ्रू जिंदा रखी गई थी उस टाइम पर। तो कैरोल कुरपिन्स्की, इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, इन्होंने ना नेशनलिस्ट स्ट्रगल को अपने ओपेराज और म्यूजिक के थ्रू सेलिब्रेट किया है। इन्होंने फोक डांसेस जैसे कि होते थे ना उस टाइम पर वहां पे पोलैंड के, पोलेनॉइज या फिर मजूरका, इनको नेशनलिस्ट सिंबल्स की तरह यूज किया है। अब लैंग्वेज जो है ना, इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने में। अब रशियंस ने ऑक्यूपाई कर लिया था पोलैंड वाले एरिया को, रशियंस ने कब्जा लिया था। रशियन ऑक्यूपेशन के बाद देखो, जो पॉलिश थी उसको स्कूल से हटा दिया गया, अब रशियन लैंग्वेज को थोप दिया गया, इम्पोज कर दिया गया हर एक जगह पर। 1831 में देखो, रशिया के अगेंस्ट एक आर्म्ड रिबेलियन, मतलब हथियारों के साथ विरोध भी किया गया, लेकिन इसको अल्टीमेटली क्रश कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। इसके बाद ही जो काफी मेंबर्स थे ना पोलैंड की क्लर्जी के जो मेंबर्स थे, इन्होंने लैंग्वेज को वेपन की तरह यूज किया नेशनल रेजिस्टेंस में। तो पॉलिश लैंग्वेज को, जो इनकी वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, उसको रेजिस्टेंस के लिए यूज किया है। अब पॉलिश को यूज किया जाता था चर्च गैदरिंग्स में या फिर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देनी हो उसमें। तो इसका रिजल्ट क्या रहा, काफी जो प्रीस्ट होते थे या बिशप्स होते थे, इनको जेल में रख दिया गया या फिर साइबेरिया भेज दिया गया रशियन अथॉरिटीज के द्वारा, एक पनिशमेंट की तरह, क्योंकि इन्होंने रशियन लैंग्वेज में प्रीच करने से मना कर दिया है, इसमें प्रचार करने से मना कर दिया है। तो पॉलिश का यूज ना एक तरह से रशियन डोमिनेंस जो थी ना, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल के सिंबल में करने लग गए थे लोग उस टाइम पर, इस तरह से देखा जाता था पॉलिश को। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 6
of class 10th NCERT History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, हंगर हार्डशिप्स एंड पॉपुलर रिवोल्ट। तो देखो 1830s का जो ये टाइम था ना, तो ये बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब आर्थिक तंगी का टाइम था यूरोप में। तो जो 19th सेंचुरी का पहले वाला हाफ है ना, इसमें यूरोप के कई कंट्रीज में, पूरे यूरोप में ही पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो कई कंट्रीज में ना जो जॉब्स का डिमांड करने वाले थे, जो जॉब्स को ढूंढ रहे थे ना, वो ज्यादा थे और एम्प्लॉयमेंट कम थी। और जो रूरल एरियाज की पॉपुलेशन थी ना, ये सिटीज में आ गई थी ताकि ये ओवर क्राउडेड स्लम्स में मतलब झुग्गियों में रहने लगे थे। और फिर जो टाउन के अंदर स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते थे, इनको ना बहुत ज्यादा कंपटीशन मिलता था। किससे मिलता था? इंग्लैंड वालों से, क्योंकि इंग्लैंड के पास चीप मतलब सस्ते मशीन मेड सामान होते थे। तो इंग्लैंड में क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना बचे हुए कॉन्टिनेंट से ज्यादा हो चुकी थी, एडवांस थी, तो इसीलिए ये कंपटीशन की मेन वजह थी। और ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन के केस में बहुत ज्यादा कॉमन सी बात थी, क्योंकि ना टेक्सटाइल यूजुअली छोटे से घरों में छोटी छोटी वर्कशॉप्स में कर लेते हैं या थोड़ी सी मैकेनाइज्ड होती है, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से पूरी की पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी थी उस टाइम पर, मतलब ठीक सी। तो काफी कंपटीशन आ रहा था। तो यूरोप के जो रीजन्स थे ना, जहाँ पर अरिस्टोक्रेसी को अभी भी पावर एंजॉय कर रही थी, यूरोप के कई रीजन्स में ना अरिस्टोक्रेसी अभी भी पावर एंजॉय कर रही थी। तो इन रीजन्स में पीजेंट्स जो थे ना, पीजेंट्स, तो पीजेंट्स का स्ट्रगल ज्यादा था, क्योंकि इनको फ्यूडल ड्यूज या बर्डन्स भी थे, ऑब्लिगेशंस भी थी, मतलब कुछ काम करना पड़ता था अपनी हायर स्टेट्स के लिए या फिर पैसे देने पड़ते थे। तो ये सब फ्यूडल ड्यूज या ऑब्लिगेशंस भी थी। और फूड का जो प्राइस था ना, वो भी बढ़ता जा रहा था। एक बैड हार्वेस्ट हुई थी, तो जिसके कारण टाउन या कंट्री में वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म। पॉपरिज्म क्या होता है? एक पॉपर होने की स्थिति, मतलब बहुत ज्यादा गरीब। तो फूड का डिमांड बढ़ गया था, बैड हार्वेस्ट हुई थी, तो इस कारण से वहां पर टाउन्स या कंट्रीज में वाइड स्प्रेड पॉपरिज्म मतलब बहुत ज्यादा गरीबी हो चुकी थी। तो 1848 का ईयर भी एक ऐसा ही साल है। तो इसमें फूड शॉर्टेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, इतनी कि पेरिस की जो लोग थे ना, पेरिस की पॉपुलेशन रोड्स पर आ गई थी। अब बैरिकेड्स लगा दिए गए थे और लुइस फिलिप को इसके कारण भागना पड़ गया था। लुइस फिलिप कौन है, ये हम पिछले वाले पार्ट्स में पढ़ के आए हैं। तो एक ना इसी कारण देखो नेशनल असेंबली जो बनाई गई थी ना, तो उसने एक रिपब्लिक प्रोक्लेम कर दिया, मतलब रिपब्लिक की घोषणा कर दी उस एरिया में। मतलब रिपब्लिक क्या होता है? जहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, एक प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से जैसे इंडिया भी एक रिपब्लिक है ना, गणतंत्र की घोषणा कर दी। तो सभी अडल्ट मेल्स जो भी 21 से ज्यादा की एज के होते थे, उनको सफरेज दे दी, वोट का अधिकार दे दिया और राइट टू वर्क दे दिया। और नेशनल वर्कशॉप्स भी अलग अलग जगह पर बनाई गई ताकि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा सके। तो देखो अब थोड़ा सा सिलेसिया की कहानी सुनो तुम। 1845 से में ना थोड़ा सा क्या हुआ था, जो सिलेसिया के वीवर्स होते थे ना, बुनकर लोग, उन्होंने एक रिवोल्ट की थी कंट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। तो कंट्रैक्टर्स उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और वीवर्स उनको मतलब ऑर्डर मिल जाता था तो उनको फिनिश्ड टेक्सटाइल्स दे देते थे। तो ये सब ना, इन लोगों ने पेमेंट, कंट्रैक्टर ने ना वीवर्स की पेमेंट बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दी थी। तो इसके कारण रिवोल्ट हुई थी। तो जर्नलिस्ट विलहेम वॉल्फ ये जो सिलेसियन विलेजेस में इवेंट हुए ना, वो इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। अब सुनो देखो कि ये विलेजेस थे जिनमें लगभग 18,000 लोग रहते थे। तो कॉटन वीविंग इसमें, इन विलेजेस में बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन था, बहुत ज्यादा किया जाता था। तो इन वर्कर्स की समस्या जो थी ना, वो बहुत ज्यादा गंभीर थी। अब जो जॉब्स की जरूरत है, लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट है, तो इसका एडवांटेज कंट्रैक्टर्स लोग उठा रहे हैं। किस तरह से? वो ना गुड्स का प्राइस कम किए जा रहे हैं, जो भी वो ऑर्डर करते हैं तो उसका कम प्राइस कर देते हैं। तो हुआ क्या, 4 जून को 2 बजे एक लार्ज क्राउड, वीवर्स का लार्ज क्राउड ना, अपने घर से निकल गया और झुंड में मार्च करने लग गया था कंट्रैक्टर की मैंशन की तरफ, कंट्रैक्टर के घर की तरफ, एक हायर वेज, ज्यादा पैसों की डिमांड में, एक अच्छी दिहाड़ी की डिमांड में। तो उनको थ्रेट्स भी मिले, उनको तिरस्कार भी मिला। तो ये सब होने के बाद ना, वीवर्स के ये ग्रुप ने ना मैंशन में घुस गया, मतलब घर के अंदर चला गया। तो उसकी जो सुंदर एलिगेंट विंडोज थी, शीशे तोड़ दिए, फर्नीचर तोड़ दिया, चीनी मिट्टी के बर्तन हो वो सब तोड़ दिए। एक ग्रुप स्टोर हाउस में घुस गया, वहां पे जो क्लोथ की सप्लाईज थी सभी लूट ली और फिर फाड़ दिए। ये सब काम करने लग गए। तो कंट्रैक्टर को एक नेबरिंग विलेज में भागना पड़ गया, लेकिन उन्होंने भी कंट्रैक्टर को शेल्टर नहीं दिया, नहीं रहने दिया, शरण नहीं दी। तो 24 घंटे बाद कंट्रैक्टर ना आर्मी के साथ लौटा और फिर आर्मी मैन ने, आर्मी वालों ने 11 वीवर्स को गोली मार दी। तो ये सब सिलेसियन विलेज की स्टोरी हो गई। अब देखो 1848, द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। तो पुअर लोग भी रिवोल्ट कर रहे थे, अनएम्प्लॉयड या फिर स्टार्विंग पीजेंट्स,
ये सब रिवोल्ट तो चल ही रही थी वर्कर्स की भी कई यूरोपियन कंट्रीज में 1848 में। एक साथ ही साथ रेवोल्यूशन ना एजुकेटेड मिडिल क्लास की भी चलती जा रही थी। फरवरी 1848 के जो इवेंट्स हुए थे फ्रांस में, इसके कारण देखो मोनार्क ने तो अपना पद त्याग दिया था। अब एक रिपब्लिक बन गया था जिसमें यूनिवर्सल मेल सफरेज थी, मतलब कि मेल को अधिकार मिल गया है वोट का सारा, फीमेल को नहीं है, मेल को है। तो यूरोप के दूसरे पार्ट्स में क्या हुआ, वहां पर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते। किन पार्ट्स में, जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में। तो इधर जो मैनी वेमेन लिबरल मिडिल क्लास के हैं, उन्होंने डिमांड शुरू कर दी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। नेशनल यूनिफिकेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होना चाहिए, मतलब कि हम सबका एक नेशन स्टेट बनाओ, कॉन्स्टिट्यूशन दो, इस तरह की डिमांड शुरू कर दी। तो ये जो लोग थे ना, इन्होंने ये जो डिमांड्स हो रही थी ना नेशन स्टेट की, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स पे बेस्ड एक नेशन स्टेट हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, प्रेस को फ्रीडम हो, या फिर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, इस सब की एक एडवांटेज यूज कर ली साथ ही साथ। तो ये रिवोल्ट इस तरह से अनरेस्ट सा बनता गया। जर्मन रीजन्स में जो काफी सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी ना, जिनके मेंबर्स मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, या फिर प्रोस्पेरस आर्टिसंस, मतलब कि अच्छे कारीगर हो गए, ये सब फ्रैंकफर्ट में साथ आ गए। फ्रैंकफर्ट ये एक शहर है, इसमें साथ आ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ना एक जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। तो 18 मई 1848 को ना 831 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो है ना, उन्होंने एक साथ मार्च किया फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट की तरफ, जो कि चर्च ऑफ सेंट पोल में बुलाया गया था। तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन के लिए। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक मोनार्क उसको हेड कर रहा होगा, मतलब मोनार्क उसके ऊपर होएगा, हेड उसको मोनार्क करेगा, लेकिन वो भी पार्लियामेंट को सब्जेक्ट होएगा, मतलब पार्लियामेंट के अधीन ही होएगा। तो जब डेप्यूटीज ने ना ये सब कंडीशंस के साथ प्रूशिया के किंग फ्राइडरिच विलेम फोर को ये सब टर्म्स के साथ देने को तैयार हुए ना, तो फ्राइडरिच विलेम फोर ने ये सब रिजेक्ट कर दिया। और जो दूसरे मोनार्क्स थे, प्रूशिया का मोनार्क था ये, अब उसने दूसरे मोनार्क के साथ ज्वाइन कर लिया ताकि वो इस तरह की इलेक्टेड असेंबली को अपोज कर सके। तो अब देखो, ये तो हो गया उस मोनार्क का केस। अब देखो ये जो असेंबली थी ना, तो इस तरह के पार्लियामेंट में अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का जो ओपोजिशन आ रहा था ना, वो स्ट्रॉन्ग आ रहा था। अरिस्टोक्रेट्स भी अपोज कर रहे थे क्योंकि ये मिडिल क्लास ने बनाया था, मिलिट्री का भी पोजीशन था। तो पार्लियामेंट का एक तरह से जो सामाजिक आधार था ना, वो हिलसा गया। पार्लियामेंट को मिडिल क्लास डोमिनेट कर रहा था, तो ये मिडिल क्लास भी वर्कर्स और आर्टिसंस की डिमांड नहीं मान रहे थे, उसको रेजिस्ट कर रहे थे। तो इधर इस पार्लियामेंट में से इन्होंने भी सपोर्ट हटा लिया, वर्कर्स और आर्टिसंस ने। अब लास्ट में क्या हुआ, थोड़ा ये कमजोर पड़ गया पार्लियामेंट, तो ट्रूप्स आ गए, सैनिक आ गए, और फिर फाइनली इस असेंबली को डिसबैंड ही कर दिया, हटा ही दिया। तो ये जो इश्यूज थे ना कि पॉलिटिकल राइट्स वुमेन के लिए बढ़ाओ, तो ये भी लिबरल मूवमेंट का एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, जिसमें काफी सारी वुमेन्स पार्टिसिपेट कर रही थी कि हमको भी अधिकार चाहिए। तो वुमेन ने भी अपने अपने पॉलिटिकल एसोसिएशंस बना लिए थे, न्यूज़पेपर्स निकाल दिए थे, और पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्ट लेने लग गई थी। अब इतने के बावजूद भी ना उनको सफरेज राइट्स नहीं मिल रहे थे, मतलब वोटिंग का अधिकार नहीं मिल रहा था कि आप असेंबली के इलेक्शंस में वोट कर पाओ। तो जो ये फ्रैंकफर्ट का पार्लियामेंट चर्च ऑफ सेंट पॉल में बुलाया गया था ना, तो इसमें विमेन्स को सिर्फ ऑब्जर्वर्स की तरह एडमिट किया था, ऑब्जर्वर्स की तरह आने दिया था कि आप सिर्फ विजिटर्स गैलरी में खड़ी होकर देख लो सब कुछ। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थी ना, वो 1848 के लिबरल मूवमेंट्स को सप्रेस करने में, दबाने में तो सक्षम थी, लेकिन ओल्ड ऑर्डर वापस नहीं ला सकती थी। जो पहले का ऑर्डर होता था ना, मोनार्क, हायर स्टेट, लोअर स्टेट, ये सब, तो मोनार्क्स जो है ना, उस टाइम पर उन्होंने भी ये रियलाइज करना शुरू कर दिया था कि ये जो इस तरह से रेवोल्यूशन चलती जा रही है और रिप्रेशंस, विद्रोह चलते जा रही है, इनको खत्म किस तरह किया जा सकता है। इसको ना खत्म करने के लिए एक काम करेंगे कि लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज जितने भी है ना, उनको थोड़े कंसेशंस दे देंगे, कुछ बातें उनकी मान लेंगे, इस तरह से ही खत्म करेंगे। तो फाइनली 1848 के बाद के ईयर्स में ना, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, इन्होंने चेंजेस लाने शुरू कर दिए। वो चेंजेस लाए जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ही हो चुके। तो इसीलिए देखो सर्फडम, मतलब सर्फडम भी हम पहले पढ़ाए है, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, इस तरह की चीजें हैब्सबर्ग डोमिनियंस थे ना, और जो रशिया थी उनमें से हटा दी गई। अब हैब्सबर्ग के जो रूलर्स थे, इन्होंने ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी हंगेरियंस को 1867 में। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। चैप्टर के आगे का हिस्सा हम सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज पार्ट 7
of class 10th NCERT History Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe Remaking of Germany and Italy। तो देखो अब जर्मनी किस तरह से बना वो देखते हैं हम। 1848 के बाद ना यूरोप में जो नेशनलिज्म था वो ना डेमोक्रेसी या रेवोल्यूशन जैसे शब्दों से रिलेटेड नहीं था। मतलब डेमोक्रेसी से लेना देना नहीं है, रेवोल्यूशन से लेना देना नहीं है नेशनलिज्म का। अब जो नेशनलिस्ट भावनाएं होती है ना, अब उसको ना कंजर्वेटिव्स लोग यूज करते हैं ताकि वो स्टेट की पावर को, कि राज्य कितना शक्तिशाली है, उसको प्रमोट कर सके और पॉलिटिकल डोमिनेशन पूरे यूरोप पे जमा सके। अब ये सब देखा जा सकता है इस प्रोसेस में भी कि किस तरह से जर्मनी बना और इटली बना एक नेशन स्टेट की तरह। जैसे आज इंडिया भी नेशन स्टेट बन चुका है ना, पहले कितने सारी रियासतों में बटा हुआ था, अब एक नेशन है बढ़िया सा। तो इसमें देखा जा सकता है, जैसा कि हमने देखा है कि नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है ना, ये मिडिल क्लास जर्मन्स में फैली हुई थी, जिन्होंने 1848 में कोशिश भी की कि जो जर्मन कॉन्फेडरेशन है ना, उसके अलग अलग रीजन्स को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बना दे जिसको एक इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्न करेगा। तो ये जो एक अच्छा लिबरल इनिशिएटिव था नेशन बिल्डिंग का, इसको मोनार्की या फिर मिलिट्री की कंबाइंड फोर्स ने अपोज किया, जिसको लैंड ओनर्स, बड़े बड़े लैंड ओनर्स प्रूशिया के, जिनको जंकर्स कहा जाता था, वो सपोर्ट भी करते थे। अब इसके बाद से ही देखो प्रूशिया ने ना एक लीडरशिप ले ली नेशनल यूनिफिकेशन की, का जो मूवमेंट था ना, उसकी लीडरशिप प्रूशिया ने ले ली। अब प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ओट्टो वॉन बिस्मार्क, अब इन्होंने प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के साथ इस प्रोसेस में काम किया है काफी। तो 3 वॉर्स, 7 साल में ही 3 वॉर्स ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ प्रूशिया ने लड़ी, जिसमें प्रूशियन विक्ट्री हुई, प्रूशिया के लोग जीत गए। और फिर यूनिफिकेशन का प्रोसेस इन्होंने कंप्लीट किया है, जर्मन स्टेट बनाने का काम इन्होंने किया है। तो जनवरी 1871 में जो प्रूशियन किंग थे विलियम वन, इन्होंने ये घोषित हुए जर्मनी के एम्परर, जर्मन एम्परर, एक सेरेमनी जो कि वर्सलेस में हुई थी उसमें। तो अब देखो बहुत कड़कड़ाके की ठंड थी, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी मॉर्निंग थी 18 जनवरी 1871 की। तो इसमें एक असेंबली जिसमें कि जर्मन स्टेट के प्रिंसेस भी थे, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे, इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स जिसमें कि चीफ मिनिस्टर ओट्टो वॉन बिस्मार्क भी थे। तो ये सब हॉल ऑफ मिरर्स में इकट्ठा हुए, जो कि पैलेस ऑफ वर्सेलेस का हॉल है। तो इन्होंने नए जर्मन एम्पायर के जो हेड है ना, काइजर विलियम वन प्रूशिया के, इन्होंने ये सब घोषित किया, नया जर्मन एम्पायर भी और ये नए हेड भी। तो ये जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है ना जर्मनी ने, इसने एक तरह से प्रूशियन स्टेट की शक्ति दिखा दी थी, डोमिनेंस दिखा दी थी। अब जो ये नया स्टेट्स है ना, स्टेट बना है, इसकी कोशिश ये है कि करेंसी को, बैंकिंग को, लीगल और जुडिशियल सिस्टम जो भी है जर्मनी का, उसको मॉडर्नाइज किया जाए। तो प्रूशियन जो मेजर्स रही है या फिर प्रैक्टिसेस रही है, अब ये पूरा मॉडल बन के आए थे रेस्ट ऑफ जर्मनी के लिए, बचे हुए जर्मनी के लिए। अब इटली का केस देखते हैं, इटली यूनिफाइड। तो जर्मनी की तरह ही ना इटली की भी एक बड़ा इतिहास रहा है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन का, कि मतलब ये भी इसी तरह टुकड़ों में बटा हुआ था, विखंड खंड खंड हो रखा था। तो इटालियंस भी अलग अलग डिनेस्टिक स्टेट्स में या फिर एक मल्टीनेशनल, मतलब बड़ी सी हैब्सबर्ग एम्पायर में बटे से हुए थे, खिंडे से हुए थे। तो 19th सेंचुरी के मिडल में ना इटली जो है 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। तो इसमें से सिर्फ एक सर्दिनिया पीडमोंट, ये जो एक स्टेट है ना, इसको इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था। मतलब इटली का जो प्रिंसली हाउस है ना, जो इटालियन है, वो रूल करता था। अब देखो नॉर्थ को कौन रूल करता था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स। सेंटर को कौन रूल करता था, पोप। साउदर्न रीजन्स जो थे वो बर्बन किंग्स जो थे ना स्पेन के, वो उसको डोमिनेट करते थे। और इटालियन लैंग्वेज भी ना एक कॉमन फॉर्म में नहीं थी उस टाइम पर, क्योंकि लोकल वेरिएशंस बहुत थी, रीजनल वेरिएशंस बहुत थी इटालियन लैंग्वेज की भी उस टाइम पर। तो 1830s में जूसेप मजीनी, इन्होंने एक अच्छा सा प्रोग्राम दिया कि इस तरह से इटालियन रिपब्लिक यूनाइट करो, एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाओ। और उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी, यंग इटली, ताकि जो उनके गोल्स है ना उनको पूरा कर सके। तो देखो 1831 की भी अपराइजिंग हम देखा है, 1848 की भी देखा है। तो इनका जो फेलियर हो गया था ना, तो इसका मतलब क्या था, अब जो मेन इटालियन प्रिंसली हाउस जहाँ पे रूल कर रहा है सर्दिनिया पीडमोंट, तो अब पूरी जिम्मेदारी सर्दिनिया पीडमोंट के जो रूलर है किंग विक्टर इमैनुअल टू, इनके ऊपर आ गई है कि वो इन इटालियन स्टेट्स को वॉर के थ्रू यूनिफाई करे। तो जो जितने भी रूलिंग एलिट्स थे ना उस रीजन के, तो उनको ना एक यूनिफाइड इटली अच्छा लगने लगा। उनको एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस की पॉसिबिलिटी सी लगने लग गई थी कि एक अच्छा से यूनिफाइड इटालियन स्टेट बन जाए तो ये सब हो जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर जो थे कैवोर, इन्होंने ना एक मूवमेंट सा चलाया ताकि इन रीजन्स को, इटली के रीजन्स को
यूनिफाई कर सके। अब ये जो कैवोर थे ये ना तो कोई रेवोल्यूशनरी थे ना ही कोई डेमोक्रेट थे। अब दूसरे भी जो वेल्दी एजुकेटेड मेंबर्स थे ना इटालियन एलिट के, तो उन्हीं की तरह ये भी फ्रेंच बोलते थे, और ये तो बल्कि इटालियन से भी अच्छी फ्रेंच बोलते थे इटालियन होके भी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अच्छी सी डिप्लोमेटिक अलायंस बनाई, जिसमें ना फ्रांस के साथ बनाई थी। तो फिर ये अलायंस की हेल्प से सर्दिनिया पीडमोंट जो है ना उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में डिफीट कर दिया। अब देखो जो रेगुलर ट्रूप्स नॉर्मल सैनिक जो होते हैं ना उसके अलावा एक काफी सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स जो कि जूसेफ गरिबाल्डी की लीडरशिप में थे ना, उन्होंने भी फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया था, इनके साथ आ गए थे मैदान में। तो 1859 को इन्होंने हरा दिया। अब 1860 में क्या हुआ, 1860 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को इन्होंने 1859 में हराया था। अब 1860 में ये लोग साउथ इटली की तरफ मार्च करने लगे, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज की तरफ मार्च करने लगे, और फिर इन्होंने लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट उधर जीत लिया, ताकि ये जो स्पेनिश रूलर्स उधर थे उनको हटा पाए, और हटा भी दिया। 1861 में विक्टर इमैनुअल टू ना वो यूनाइटेड इटली के किंग घोषित हुए। अब देखो काफी जो इटालियन पॉपुलेशन जो थी ना उनमें इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी, तो वो बल्कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी से अनअवेयर थे, उनको पता ही नहीं था। जो पीजेंट्स थे ना काफी लोग जो कि गरिबाल्डी को सपोर्ट करते थे साउदर्न इटली में, उन्होंने सुना तो था इटालिया के बारे में, मतलब एक यूनाइटेड इटालियन स्टेट के बारे में, लेकिन उनको क्या लगता था कि ये जो बोले जा रहे हैं ना ला तालिया, ये विक्टर इमैनुअल की वाइफ है, मतलब उनको इन सब बातों का पता ही नहीं था एक नेशन स्टेट वगैरह का। तो इसी के साथ हम ये वाला पार्ट खत्म करते हैं, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वाले पार्ट्स में करेंगे। थैंक यू। Hello everyone, this is part 8 of class 10th NCERT History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe। तो देखो जो अब तक हम पढ़े नेशन या नेशन स्टेट, तो ये जो मॉडल है ना, तो कई स्कॉलर्स कहते हैं ये ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन जो है ना जो आज के डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं जैसे, तो ये ना नेशन स्टेट की ब्रिटेन की फॉर्मेशन जो है ये एकदम से रिवोल्ट या रेवोल्यूशन नहीं होगी, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया के बाद इस तरह से नेशन उभर के आए। 18th सेंचुरी से पहले कोई ब्रिटिश नेशन था ही नहीं। तो वहां पर क्या था, वहां पर ना ब्रिटिश आइल्स जो थे, आइल्स क्या होता है, छोटे छोटे आइलैंड्स जो होते हैं उनको आइल कह देते हैं। तो जो ब्रिटिश आइल्स थे ना वहां पर इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट या फिर आयरिश इस तरह के अलग अलग एथनिक ग्रुप्स रहते थे। अब ये जो एथनिक ग्रुप्स थे इनके अलग अलग कल्चरल या पॉलिटिकल ट्रेडिशंस होते थे। लेकिन देखो ये जो हमने पढ़े कि अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे, तो उनमें से इंग्लिश जो थे ना, इंग्लिश नेशन जो था वो अपनी वेल्थ, इंपॉर्टेंस, पावर में बढ़ता गया, तो वो दूसरे नेशंस पर ना अपनी इन्फ्लुएंस जमाने लग गया था। जो इंग्लिश पार्लियामेंट था अब उसने देखो मोनार्की हटा दी थी 1688 में, एक लंबी कन्फ्लिक्ट के बाद। तो इसके अब पार्लियामेंट पे पावर आ चुकी है, तो अब नेशन स्टेट भी बना लिया, जिसमें इंग्लैंड एक सेंटर पे था, इंग्लैंड के पास पावर थी। तो अब देखो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ना एक एक्ट ऑफ यूनियन हुआ, अब वो एक हो गए। तो इससे क्या हुआ, इससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। तो अब इसका क्या मतलब है, अब इंग्लैंड जो है वो स्कॉटलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस जमाएगा। तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था ना, अब उसमें इंग्लिश मेंबर्स ज्यादा थे, डोमिनेट करते थे, तो ब्रिटिश आइडेंटिटी बढ़ने लगी। तो स्कॉटलैंड का जो अलग कल्चर या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो गए, अब उनको सप्रेस किया जाता था। जो कैथोलिक क्लर्क्स जो थे ना, जो कि स्कॉटिश हाईलैंड्स पर रहते थे, अब उनको ना बहुत ज्यादा रिप्रेशन आता था जब भी वो अपनी इंडिपेंडेंस घोषित करने की कोशिश करते, इंडिपेंडेंस की बात करते। जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे, मतलब ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले लोग थे ना, पहाड़ों पर रहने वाले, तो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे, अब उनको अपनी गैलिक भाषा नहीं बोलने देते, ना ही अपनी नेशनल ड्रेस पहनने देते, और उनमें से कई सारों को तो अपने होमलैंड से भी निकाल दिया गया है। तो ये केस हमने पढ़ लिया स्कॉटलैंड का। अब आयरलैंड का देखो, आयरलैंड का भी सिमिलर सा ही केस है। आयरलैंड एक कंट्री है जो कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइडेड है। अब जो इंग्लिश है वो प्रोटेस्टेंट की हेल्प करते हैं, आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट की हेल्प करते हैं, ताकि वो अपनी डोमिनेंस जो है ना वो एक कैथोलिक कंट्री आयरलैंड पर जमा सके। इधर मतलब ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, कैथोलिक्स की, तो लेकिन इंग्लिश हेल्प करते हैं प्रोटेस्टेंट की। अब जो कैथोलिक रिवोल्ट हुई है ना ब्रिटिश डोमिनेंस के अगेंस्ट, अब इनको भी दबाया गया। अब एक फेल्ड रिवोल्ट हुई जिसको लीड कर रहे थे वॉल्फ टोन, और उनकी एक ग्रुप था यूनाइटेड आयरिशमैन। तो अब ये फेल हो गई, तो आयरलैंड को अब फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट कर लिया गया यूनाइटेड किंगडम में ही, मतलब कब्जा लिया गया या फिर अपने अंदर ही मिला लिया गया यूनाइटेड किंगडम में 1801 में। तो अब नया ब्रिटिश नेशन जो कि उभर के आया है ना, तो इसमें ज्यादा क्या है, इंग्लिश कल्चर ज्यादा है, क्योंकि यही डोमिनेट कर रहा है सबको। तो अब जो सिंबल्स है नए ब्रिटेन के वो क्या है, ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक जो है,
नेशनल एंथम है गॉड सेव आवर नोबल क्वीन या गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये नए सिंबल्स है, अब इनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और जो ओल्डर नेशंस थे ना, वो एक तरह से सबऑर्डिनेट पार्टनर की तरह इस यूनियन में जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। तो ये केस हमने पढ़ लिया ब्रिटेन का। विजुअलाइजिंग द नेशन, तो अब देखो नेशन को विजुअलाइज कैसे किया जाए। तो एक इजी बात तो होती है, हम किसी रूलर को पोर्ट्रेट या स्टैचू के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो इजी होता है। लेकिन किसी नेशन को फेस कैसे दें? नेशन तो एक भूखंड होता है, एक तरह से कह सकते हैं, उसको फेस कैसे दे, उसका मैप वगैरह हो सकता है। तो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट ने ना एक तरीका निकाला नेशन को पर्सोनिफाई करने का। तो वो दूसरे शब्दों में क्या करते थे, वो ना नेशन को एक व्यक्ति की तरह दिखाते थे, एज इफ इट वर अ पर्सन। तो नेशंस को ना फीमेल फिगर्स की हेल्प से पोर्ट्रे किया गया, फीमेल फिगर्स की तरह पोर्ट्रे किया गया। तो फीमेल फॉर्म जो होती थी ना, उसको चूज कर लिया जाता था ताकि वो एक नेशन को पर्सोनिफाई करे। जो लेकिन वो फीमेल फिगर वास्तव में कोई वुमेन नहीं होती थी रियल लाइफ की, बल्कि वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कोई ना एक नेशन की फॉर्म देने की कोशिश की जा रही थी। तो मतलब क्या हो गया, एक फीमेल फिगर जो है ना, वो नेशन की एलिगोरी बन चुकी है। एलिगोरी क्या होता है, देखो जब एक एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया होता है, जैसे कि कई चीजें होती है मन में भी, लालच, गुस्सा वगैरह, अब उसको हम किसी पर्सन के थ्रू दिखाना चाहे तो वो एलिगोरी हो जाती है। जैसे अ, हम अपनी अच्छी फीलिंग्स को राम जी के थ्रू पर्सोनिफाई करने की कोशिश करें, तो वो एलिगोरी हो गई अच्छी फीलिंग्स के इस तरह से। तो इस तरह से कोशिश करने लगे थे उस टाइम के आर्टिस्ट भी। अब ये सब करने लगे थे, तो हम देखो हमने पहले भी इस तरह की बातें पढ़ी है। फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट जो थे वो भी तो यही काम कर रहे थे, वो भी फीमेल एलिगोरी का यूज करके लिबर्टी, जस्टिस या रिपब्लिक के आइडियाज इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे थे। ये आइडियल्स जो थे, इनको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता था। हम ये सब पढ़ के आए हैं। जैसे कि एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी को किससे जोड़ते थे, रेड कैप से या फिर ब्रोकन चेन से। जस्टिस को दिखा देते थे आंख पे पट्टी बांधी हुई कोई विमेन है जिसके हाथ में वेइंग स्केल है, तो इस तरह से दिखाते थे। तो इसी तरह से फीमेल एलिगरीज जो थी ना, ये आर्टिस्ट ने 19th सेंचुरी में इन्वेंट की ताकि एक नेशन को रिप्रेजेंट किया जा सके। फ्रांस में कौन थी, फ्रांस में उस फीमेल एलिगरी को नाम दे दिया मैरियन। मैरियन ये जो है, ये पॉपुलर क्रिश्चियन नेम भी है। तो ये पीपल्स नेशन, लोगों का एक नेशन है, उस आइडिया को दर्शाता है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब इसमें क्या विशेषताएं दिखाई गई है, वो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ली गई है लिबर्टी और रिपब्लिक से ही। जैसे कि रेड कैप दिखा दी इनमें, ट्राई कलर या कोकेट दिखा दिया। अब जो मैरियन के स्टैचूज थे ना, वो कई पब्लिक स्क्वायर्स में खड़े कर दिए गए ताकि लोगों को नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी की तरह ये याद रहे, और साथ ही साथ उनको ये भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे कि वो सब एक है। मैरियन की इमेजेस जो थी, अब उनको कॉइन्स और स्टैम्प्स पर भी दिखा दिया गया। अब इसी तरह देखो जर्मेनिया, जर्मेनिया किसकी एलिगरी बन गई, जर्मन नेशन की। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन में जर्मेनिया एक ओक लीव्स का क्राउन पहनती है, इसमें दिखाया हुआ इमेज में भी। और जर्मन ओक जो है वो हीरोइज्म के लिए स्टैंड करता है। अब ये देखो, ये जो सिंबल्स होते हैं इनके मीनिंग होते हैं, ये देख लेना आप। एट्रीब्यूट्स जैसे कि ब्रोकन चेन दिखाई हुई है, वो क्या सिग्निफाई करता है कि हम फ्री हो चुके हैं, बीइंग फ्रीड। अब ब्रेस्ट प्लेट जिसपे ईगल बने हुए, ये सब देखो इस इमेज में दिखाए हुए, ये ब्रोकन चेन, ये ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ का सिंबल हो गया। क्राउन विद ओक लीव्स वाला क्राउन वो हीरोइज्म का सिंबल हो गया। स्वॉर्ड, स्वॉर्ड क्या है कि हम फाइट के लिए तैयार है, रेडीनेस टू फाइट का सिंबल हो गया। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, स्वॉर्ड के अराउंड एक ऑलिव ब्रांच, वो दिखाती है कि हम पीस के लिए भी तैयार है, विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति के लिए भी। ब्लैक, रेड और गोल्ड ट्राई कलर, ये देखो, ये लिबरल नेशनलिस्ट का 1848 का फ्लैग है जिसको ड्यूक्स ने बैन कर दिया था, जर्मन स्टेट के ड्यूक्स ने। रेज ऑफ राइजिंग सन, ये सिंबल हो गया बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा का। तो इसी के साथ हम चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। थैंक यू। Hello everyone, this is part 9 of class 10th NCERT History Chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe, Nationalism and Imperialism। तो देखो अभी तक ना हम नेशनलिज्म के बारे में पढ़ते आए हैं कि इसका कुछ लिबरल बातें करते हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स जो होते हैं ना। तो 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक तो नेशनलिज्म एकदम सही था, लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स ये लोगों में बनाता था, डेमोक्रेसी की बात करता था, कॉन्स्टिट्यूशन की। लेकिन 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में ना, अब नेशनलिज्म का सेम मतलब नहीं रहा। अब नेशनलिज्म एक छोटे से सेट ऑफ बिलीफ्स बन चुके हैं जिनको अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। अब देखो ये जो पीरियड था 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर का, इसमें ना नेशनलिस्ट ग्रुप्स जो थे ना,
ये एक दूसरे के इंटॉलरेंट होते जा रहे थे, एक दूसरे का विरोध कर रहे थे और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे आपस में वॉर करने के लिए। जो मेजर यूरोपियन पावर्स थी ना, वो हमेशा नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस, मतलब नेशनलिस्ट बातें जो होती है ना, उसका यूज करके लोगों को मैनिपुलेट करती थी यूरोप में, ताकि वो अपने इंपीरियलिस्ट एम्स जो है ना उनको, साम्राज्यवाद की जो उनकी भावना है, इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है, मतलब एक बड़ा देश है जिसके पास पैसे पावर सब कुछ है, अब वो दूसरे देश को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश करता है, ये हो जाता है इंपीरियलिज्म। तो अब नेशनलिज्म का यूज ना यूरोपियन पावर्स इस तरह से कर रही थी कि वो अपने इंपीरियलिस्ट एम्स को पूरा कर सके, लोगों को, यूरोप के लोगों को मनवाने में। अब देखो, ये जो नेशनलिस्ट टेंशन हुई है यूरोप में 1871 के बाद, तो इसमें ना सबसे खतरनाक वाली टेंशन हुई थी बाल्कन्स के एरिया में। बाल्कन क्या है, बाल्कन्स वो रीजन है जहाँ पर कई सारी एथनिक वेरिएशंस रहती है, जिसमें आज जोग्राफिकल रीजन है ये, इसमें कई सारी एथनिक वेरिएशंस रहती है, जिसमें आज के, देखो कौन कौन आ जाता है आज का, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हेर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये सब आ जाते हैं। अब इनको ना स्लाव्स कह देते हैं, जो इस एरिया में रहते हैं ना, इनको स्लाव्स कह देते हैं। अब जो लार्ज पार्ट था ना बाल्कन्स का, वो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। तो अब देखो, रोमांटिक नेशनलिज्म की बातें जब बाल्कन्स में फैलने लगी ना, तो उस टाइम पर देखो ओटोमन एम्पायर जो बार बार डिसइंटीग्रेट भी होता जा रहा था, टूटता जा रहा था, तो ये सब रोमांटिसिज्म भी आने लगा, रोमांटिक नेशनलिज्म ये भी टूटने लगा, तो ये रीजन ना बहुत ज्यादा लड़ाई वाला हो गया, एक्सप्लोसिव सा हो गया था। अब 19th सेंचुरी में देखो, ओटोमन एम्पायर ने कोशिश तो की है कि वो मॉडर्नाइजेशन या फिर इंटरनल रिफॉर्म्स के थ्रू खुद को स्ट्रॉन्ग करता जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक एक करके जितनी भी यूरोपियन नेशनलिटीज इसके अधीन आती थी ना, वो इसके कंट्रोल से छूट गई ओटोमन एम्पायर की, और अपनी अपनी इंडिपेंडेंस इन्होंने घोषित कर दी। अब बाल्कन जो लोग थे, ये ना अपनी अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करते थे, अपनी इंडिपेंडेंस या पॉलिटिकल राइट्स की नेशनैलिटी के बेसिस पर ना क्लेम कर देते थे, और हिस्ट्री का यूज करते थे, ऐसा दिखाते थे हिस्ट्री के थ्रू कि हम एक इंडिपेंडेंट लोग थे, लेकिन फॉरेन पावर्स के बाद में अधीन हो गए। तो इस तरह से वो भी क्लेम करते थे। तो अब जो रेबेलियस नेशनैलिटीज थी, मतलब कि थोड़ा विरोध करने वाली जो लोग थे ना बाल्कन्स के बीच में, इन्होंने समझा कि ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, ये अपनी लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस जो इन्होंने खो दी है, उसके लिए कर रहे हैं। तो अब देखो, अलग अलग स्लाविक नेशनैलिटीज जो थी, ये स्ट्रगल कर रही थी अपनी अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस घोषित करने को, बताने को। तो बाल्कन एरिया में ना काफी, ये एरिया एक इंटेंस कन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया था। अब जो बाल्कन स्टेट्स थे, वो भी एक दूसरे के जेलस ही होते थे, जेलस रहते थे, और एक दूसरे से ज्यादा टेरिटरी उनको मिल जाए ऐसी कोशिश रहती थी। अब ये जो मैटर्स थे ना, ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब हो गए जब ये बाल्कन्स है ना, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा राइवलरी रखने लग गए थे। एक बिग राइवलरी, पावर राइवलरी इधर आ गई थी, एक दूसरे के दुश्मन से हो गए थे। अब इसी पीरियड में देखो, ये जो इंटेंस राइवलरी थी ना, यूरोपियन पावर्स में भी थी, ट्रेड या कॉलोनीज को लेकर, और नेवल माइट दिखाना चाहते हैं, मतलब नेवी मेरी स्ट्रांग है, मिलिट्री मेरी स्ट्रांग है, तो इस तरह से यूरोपियंस के बीच में भी, यूरोपियन पावर्स के बीच में भी राइवलरी थी। अब ये यूरोपियंस क्या कोशिश करते थे, ये राइवलरीज कोशिश करते थे कि किस तरह से, कि बाल्कन प्रॉब्लम जो दिख रही है ना अभी, तो ये भी दिख जाता था बाल्कन के एरिया में, ये जो प्रॉब्लम्स चल रही है कि कितनी ज्यादा दुश्मनी है इनके बीच में। हर एक पावर, बेशक वो रशिया हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रो हंगेरी हो, ये सभी के सब बाल्कन पर अपना कंट्रोल जमाना चाहते थे, दूसरे का कंट्रोल नहीं देखना चाहते थे। तो इन सब के चलते ना वहां पर बहुत सारी वॉर की सीरीज भी चली, और फाइनली लास्ट में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो ही गई। इन सब का ही रिजल्ट था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब नेशनलिज्म देखो, जब इंपीरियलिज्म के साथ जुड़ा, नेशनलिज्म हम समझते हैं राष्ट्रवाद की भावना, इंपीरियलिज्म मैंने आपको बताया साम्राज्यवाद, साम्राज्य बढ़ाना है अपना अपना। तो जब ये जुड़ गए ना, तो इसके कारण यूरोप में डिजास्टर हो ही गया 1914 में। अब देखो, कई कंट्रीज जो थे वर्ल्ड में, जो कि यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनाइज कर रखे थे, जैसे इंडिया भी कॉलोनाइज था ना, तो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में ना इन्होंने भी इंपीरियल डोमिनेशन को, ये यूरोपियन लोगों ने जो डोमिनेट किया हुआ है, इसको रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, इसके विरोध में आ गए। अब एंटी इंपीरियल मूवमेंट्स जो है, ये हर एक जगह फैलने भी लगे, और ये नेशनलिस्ट होते थे एंटी इंपीरियल मूवमेंट जितने भी थे, क्योंकि सबका कोशिश यही थी कि वो भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स बना ले, अब इनकी कॉलोनी ना बन के रहे। तो इन सब के बीच में एक सेंस थी कि हम भी नेशनल यूनिटी है, एक साथ कि हमारे बीच में भी एक नेशनल यूनिटी हो, हम भी साथ में रहे। तो अब ये सब चीजें इंपीरियलिज्म से टकराने लग गई थी। जो यूरोप के आइडियाज थे ना नेशनलिज्म को लेकर, अब वैसे आइडियाज कहीं पे भी नहीं थे, बल्कि हर एक जगह के लोगों ने ना अपने अपने हिसाब से नेशनलिज्म को इंटरप्रेट करके अपना अपना नेशनलिज्म डिफाइन किया। जैसे इंडिया में भी नेशनलिज्म फीलिंग्स बहुत है,
तो वो यूरोप वाले से थोड़ी सी अलग है। लेकिन फिर भी देखो ये जो पूरे इतने सारे स्ट्रगल्स रहे हैं, तो एक जो आइडिया था ना कि सोसाइटी को हमेशा नेशन स्टेट्स में ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, अब इसी को नेशनल और नेचुरल और यूनिवर्सल माना जाता है। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।